गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डी ब्लॉक के दूसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं और अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कल अपने जो पॉइंट स्टार्ट किए थे वो थे डी ब्लॉक के तत्वों का परिचय। आज अपने उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो क्या है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है और बहुत बार आता है। अब क्वेश्चन ये है अपने पास, जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। अब मैंने आपको संक्रमण तत्व की परिभाषा बताई थी कि वे तत्व जिनमें किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण रहता है वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। और अगर भरा हुआ रहेगा तो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s2। अगर ये ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा तो जिंक +2 में जाता है, +2 में जाते ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3d10। तो जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था में d10 विन्यास में रहता है और d10 में रहेगा तो संक्रमण तत्व नहीं होगा। क्लियर। उसी तरह से कैडमियम रहता है Cd+2 में यानी 4d10 में रहता है और मरकरी रहता है अपने पास 5d10 में। तो इन तीनों के पास क्या होता है कि किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा रहता है। डी उपकोष क्या रहता है, पूर्ण रूप से भरा रहता है, भरा रहता है। इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास जिंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम में आंसर यही होता है कि इसमें पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डालेंगे बच्चों अपने और फटाफट से उसे करेंगे। तो वो है अपने पास परमाणु आकार। परमाणु आकार। परमाणु आकार। परमाणु आकार में बच्चों अपने क्या पढ़ेंगे, देखो परमाणु आकार में दो फैक्टर लगते हैं, दो चीजें लगती है डी ब्लॉक तत्वों में। एक तो है नाभिकीय आवेश और दूसरा है अपने पास परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु आकार दो कारणों से निर्धारित होता है। कारणों से निर्धारित होता है। पहला है नाभिकीय आवेश। फर्स्ट है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में क्या होता है, ये नाभिक है और ये परमाणु। नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर आकर्षित करता है और जिससे क्या होता है, आकार छोटा हो जाता है। इसका मतलब नाभिकीय आवेश किस पर निर्भर करता है, नाभिकीय आवेश
आवेश प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे परमाणु आकार छोटा होता जाता है। क्लियर? एक लिख देते हैं बात, यह परमाणु आकार को कम करता है। यह परमाणु आकार को, यह परमाणु आकार को कम करता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, ठीक है। अब है अपने पास परिरक्षण प्रभाव। दूसरा परिरक्षण प्रभाव, जिसे बोला जाता है आवरण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव, ये प्रभाव किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यह प्रभाव निर्भर करता है। प्रभाव निर्भर करता है। यह आकार को बढ़ाता है। यह आकार को बढ़ाता है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आवरण प्रभाव बढ़ेगा या परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा और परमाणु का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो, क्लियर? अब अपने पास कौन कौन सी श्रेणियां हैं? आपको पता है अपने पास श्रेणियां हैं, 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है और कौन सी श्रेणी है? 6D श्रेणी है। तो अपने पास 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणियां। अब क्या होता है कि 3D श्रेणी का आकार क्या होता है? छोटा। क्लियर? 4D श्रेणी का आकार क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? और उसके बाद में आती है अपने पास 5D श्रेणी और उसके बाद में आता है अपने पास 6D श्रेणी। अब होता है क्या है, क्वेश्चन क्या आता है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D व 6D का आकार लगभग समान होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आकार लगभग समान होता है, लगभग समान। क्लियर? हाँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास। तो पहले डिस्कस करते हैं अपने 3D श्रेणी में। ठीक है, तो 2 कारक है अपने पास। एक तो है नाभिकीय आवेश जो क्या करता है? आकार को कम करता है और प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है और इसके कारण क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है। अब अपने पास 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है और 6D श्रेणी है। जो अपने पास मेनली क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपने डिस्कस करना है और उसके बारे में अपने ही अध्ययन करना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है अपने पास कि 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, क्यों? कुछ क्वेश्चन इससे परमाणु आकार में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो अपने डिस्कस करते हैं।
क्लियर है बच्चों? ठीक है, पहला 4D श्रेणी। 4D श्रेणी, कई बार 4D श्रेणी से आ जाता है और सीधा एक तत्व का नाम दे देते हैं, और 4D श्रेणी में तत्व का नाम है जर्कोनियम। 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी, और 5D श्रेणी में जो तत्व आता है वो अपने पास है हाफनियम। 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। आकार लगभग समान होता है। क्यों? आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, या क्वेश्चन आ जाए जर्कोनियम तथा हाफनियम के आकार लगभग समान होते हैं, क्यों? तो वही सिंपल सी बात है कि आंसर में अपने को ये लिखना है, जितना बढ़िया अपना तरीका होगा कि 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के बीच में क्या आ जाते हैं, कुछ गैस करो। 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के बीच में 14 F ब्लॉक तत्व आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? 14 F ब्लॉक तत्व आ जाते हैं। 14 F ब्लॉक तत्व आएंगे, इसका मतलब 14 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाएगी। कितने? और नाभिकीय आवेश कितना गुना बढ़ जाएगा? 14 गुना बढ़ जाएगा ना। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि 5D में क्या होता है कि नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो 4D व 5D श्रेणी के बीच में 14 F ब्लॉक तत्व आ जाने के कारण लेंथेनाइड संकुचन लगता है, जिसके कारण 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। ये लैंग्वेज अपने को लिखनी है। ठीक है, और अगर आप तत्व लिख के करेंगे जर्कोनियम तथा हाफनियम, तो वही चीज अपने को लिख देनी है। तो लिखते हैं अपने 4D तथा 5D श्रेणी के तत्वों के मध्य 14 F ब्लॉक तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण लेंथेनाइड संकुचन लगता है। लेंथेनाइड संकुचन लगता है और इसके कारण फोर डी तथा 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। लगभग समान हो जाता है। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या मेन चीज है उसे अपने अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन करने से क्या होगा कि जैसे मैंने पूरे आंसर में मैंने लेंथेनाइड संकुचन को अंडरलाइन किया, तो मेरी डायरेक्ट नज़र किस पे गई? लेंथेनाइड संकुचन पे। तो मैं फालतू माथापच्ची नहीं करूँगा और अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा आसानी से। मान लो मेरे को एक बार ये पूरा पढ़ना पड़े
और डायरेक्ट मुझे दिख जाए कि लेंथ एनाइड संकुचन इसमें मेन बात लिखी हुई है, तो अपना आंसर क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले को भी आसानी रहती है और अपना आंसर भी जल्दी चेक हो जाता है। इससे क्या होता है कि अपने को कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। क्लियर है? केमिस्ट्री में आपको पॉइंट टू पॉइंट बात लिखने के ही नंबर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो अपने करेंगे, क्लियर, अब बात करते हैं कि ये पॉइंट अब क्या है, 5D और 6D श्रेणी है अपने पास। इसमें तो लगा था लेंथेनाइड संकुचन, आपको पता है लेंथेनाइड संकुचन लगा था, ठीक है। उसी टाइप से क्या है 5D व 6D श्रेणी के तत्वों का भी आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। क्या होता है बच्चों? लगभग समान होता है, समान। तो इसमें जो लगेगा वो है अपने पास एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5D व 6D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, क्यों? ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आपको खुद करना है, ठीक है। 5D व 6D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, क्यों होता है, क्यों? तो आपको मैं एक हिंट दूंगा, इसमें मेन चीज है वो है एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, संकुचन। क्लियर है बच्चों? क्लियर। अब देखो, अभी आकार के बारे में अपने जितने भी क्वेश्चन आते थे पढ़ लिए, क्लियर है। एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, वो है कि अपने पास आयरन कोबाल्ट निकल का आकार लगभग समान होता है। आयरन कोबाल्ट निकल का आकार लगभग समान होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, लगभग समान हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ कि 3D श्रेणी में आयरन कोबाल्ट निकल का आकार लगभग समान होता है, क्यों? तो आपको आंसर लिखना है 3D श्रेणी में इन तत्वों में परिरक्षण प्रभाव तथा नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, लगभग समान हो जाता है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो है अपने पास परिवर्ती। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो डी ब्लॉक के तत्व अपने को जो स्टडी करनी है वो सिर्फ 3D श्रेणी ही करनी है। 3D श्रेणी में क्या होता है कि परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित की जाती है। एक उदाहरण लेके अपने करेंगे तो क्वेश्चन सीधा आता है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो सबसे पहला इसका जो आंसर होता है, ये क्वेश्चन भी अपने लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित
करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट लिखना है अपने को कि इनके पास खाली डी कक्षक होते हैं। क्यों होते हैं? इनके पास खाली डी कक्षक होते हैं। तो इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना 3D श्रेणी में, ये 3D मान लो बाहर वाला एज एग्जाम्पल, क्योंकि ये पहला ये है, दूसरा ये और 3D। तो डी ब्लॉक के तत्वों में 3D व फोरस श्रेणी, यानी ये दो श्रेणियां हैं, इनके मध्य क्या होता है? ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है। क्या? ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है। ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। इस कारण से ये दोनों क्या होते हैं? बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। डी ब्लॉक के तत्वों में तत्वों में 3D व फोरस उपकोष के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है, जिससे ये दोनों उपकोष कौन से दोनों? 3D और फोरस उपकोष बंध बनाने में भाग लेते हैं। बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखो अगर बंध बनाने में दोनों उपकोष भाग लें तो अपने पास S और D कितने हो गए? अपने पास दो उपकोष हो गए ना। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा संख्या में उपकोष होने के कारण इनके पास इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं भी ज़्यादा होंगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे ऑक्सीकरण संख्या उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आंसर सिंपल सा है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। पहला कारण इनके पास बहुत सारे खाली डी कक्षक होते हैं, और दूसरा कारण है कि इनमें 3D व फोरस उपकोष के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है, जिससे ये दोनों उपकोष बंध बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। एग्जाम्पल मैग्नीज का ले लेते हैं। क्लियर? मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D5 4s2। क्लियर? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोरस के, तो मैं लिख देता हूं, अगर फोरस के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लें तो भाई फोरस में अगर इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा? प्लस की 2, और विन्यास हो जाएगा 3D5। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखता हूं मैं। अगर D के 2 इलेक्ट्रॉन और भाग लें, अगर फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन व 3D के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लें,
बंध बनाने में भाग लें तो क्या ऑक्सीकरण अवस्था होगी? देखो, दो यहां से गए, दो यहां से गए, तो Mn पर कौन सा आवेश आ जाएगा? Mn प्लस 4, और यहां पर रह जाएंगे 3d3। क्लियर है? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई S के 2 और D के 5 भाग ले लें तो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो लिखते हैं, यदि Mn के सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लें तो Mn कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? प्लस की 7। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको बता देता हूं एक छोटी सी बात अपने को नोट में लिखनी है, और नोट अपने को डालना है हल्का सा नोट, कोई अपने गुलाबी नोट नहीं डालना, अपने को हल्का सा नोट डालना है 200 रुपये का। क्लियर? तो नोट ये है कि यदि नोट ये है फोरस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लें तो वो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था को शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट OS। क्लियर है? तो निम्नतम कितनी होती है? प्लस की 2। ठीक है? और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है 4s व 3d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है। अब अपने कोई उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है? उदाहरण देख के अपने को निकालना है कि निम्नतम कितनी होगी और अधिकतम कितनी होगी। क्लियर बच्चों? तो उदाहरण लेते हैं अपने क्रोमियम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1। तो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वो है प्लस की 1, फोरस में 1 है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था एक यहां पर, 5 यहां पर, कितने? प्लस 6। तो क्रोमियम में निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था +1 और अधिकतम कितनी होती है बच्चों? +6। याद रह जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे अपने खत्म करते हैं। क्लियर बच्चों? आपको निकालनी है जिंक की, निकाल के दिखानी है। जिंक 3d10 4s2। तो इसमें जिंक सिर्फ एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो है प्लस की 2। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d10। और ये कौन सा विन्यास है? पूर्ण पूरित विन्यास है। कौन सा विन्यास है? पूर्ण पूरित विन्यास है। और पूर्ण पूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर है बच्चों? इसलिए जिंक सिर्फ एक सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और वो कौन सी है? +2। ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, वो अपने ऑक्सीकरण अवस्था में से करेंगे आज ही। तो क्वेश्चन है आपके पास, स्कैंडियम व जिंक परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। लिखते हैं, स्कैंडियम तथा जिंक
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। नहीं करता है। क्यों? तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 3D1 4s2 और जिंक 3D10 4s2। अब जैसे इसके दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिंक के, अभी क्वेश्चन किया था 3D10 पूर्ण पूरित विन्यास है, इसलिए ये क्या होता है, स्थायी हो जाता है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि सामान्य कमरे के तापमान पर संभव नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब जिंक के बाद में अपने स्कैंडियम की तरफ आते हैं। तो स्कैंडियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भी स्थायी नहीं है, अगर 3 निकल जाते हैं तो 3D0 विन्यास आ जाता है। क्लियर है? और 0 विन्यास आने के बाद में इसका विन्यास कैसे हो जाता है, ऑर्गन जैसा। ऑर्गन कैसी है, अक्रिय गैस, यानी इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्लियर है? तो स्कैंडियम कौन सी अवस्था में स्थायी रहता है, +3, और इसमें इसका विन्यास हो जाता है पूर्ण पूरित विन्यास। अब आप कहोगे पूर्ण पूरित विन्यास कैसे हो जाएगा? पूर्ण पूरित विन्यास ऐसे हो जाएगा कि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आर्गन जैसा विन्यास हो जाएगा, और आर्गन में विन्यास है 3p6। क्लियर है? सॉरी 2p6, याद रह जाएगा। सॉरी इसको थोड़ा सा ही कर लेते हैं, 3p6 ही होगा। क्लियर बच्चों? ठीक। अब देखो, समझ गए बात? कोई डाउट नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने आयरन के लिए। नेक्स्ट है आयरन के लिए। आयरन Fe+3 अवस्था में ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों? तो देखो, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है अपने पास 3D6 4s2। तो आयरन जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या आएगा, 3D5, और ये कौन सा विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास। और अर्धपूरित विन्यास आपको पता है बच्चों क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। अर्धपूरित विन्यास अपने पास क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए क्या होता है कि आयरन जल्दी से अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 3D5 विन्यास क्या करता है, ग्रहण करता है, और 3D5 विन्यास में आयरन क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इसलिए क्या होता है कि आयरन की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है बहुत ही ज़्यादा स्थायी होती है। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके अपने जो इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही दर्शाता है
क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड लिख दिया है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब बताओ क्या कारण है संक्रमण तत्व अपनी अधिकतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही दिखाता है? तो पहला कारण तो ये है कि ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। मान लो संक्रमण धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऐसे तत्व चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले तत्व कौन से हैं? पहले नंबर पर फ्लोरीन, दूसरे पर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। क्लियर? तो कारण यही है कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और चूंकि ये इनके 3D और 4s में ऊर्जा अंतराल बहुत कम पाया जाता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं इसी के साथ प्रदर्शित करते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं आपको। एक ये परमैग्नेट आयन, ठीक है, और एक है डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। ये है अपने पास परमैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, और ये है अपने पास डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। जिस भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसे अपने X मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों? जिस भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, मुझे मैग्नीज की निकालनी है। किसकी निकालनी है? मैग्नीज की। तो मैग्नीज को मैं क्या मान लूँगा? X मान लूँगा। इधर क्रोमियम निकालनी है तो क्रोमियम को क्या मान लूँगा मैं? X। तो मैग्नीज अपने पास X प्लस ऑक्सीजन पर आवेश होता है माइनस का 2 इंटू है कितने? 4, और माइनस बराबर में आगे आ जाएगा -1 हो कितने के? माइनस के 8, माइनस का 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 में से 1 गए +7, तो मैग्नीज कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? +7। इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था अपने पास क्या है? +7। तो ऑक्सीजन के साथ ये +7 तक निकल जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्रोमियम में देखें, क्रोमियम है कितने? 2, और जिसका निकालना होता है X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है? -2 है कितने? 7, और ये -2 इधर आ जाएगा, 2x, ये कितना है? -14 और -2, माइनस का उधर जाके प्लस में, तो 2x यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर बच्चों? इसको थोड़ा मुझे सेट करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर 2x, तो 2x बराबर में आ जाएगा 12, ये यहाँ माइनस हो जाएगा, 12 रह जाएगा, ठीक है, और x 2 कट जाएगा, रह कितने जाएंगे? +6। तो Cr2O7 में क्रोमियम किस ऑक्सीकरण अवस्था में है? +6 में। तो ये आपके लिए आज मैंने सारे टॉपिक ऑक्सीकरण अवस्था आपको करवाया, और ऑक्सीकरण अवस्था में किस हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, और अपने को क्वेश्चन किस हिसाब से लिखने, बहुत इजी वे में लिखने हैं। क्लियर है? तो कल अपने फिर मिलेंगे जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ही बढ़िया क्वेश्चन लेके, और इस चैप्टर को अपने और ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अब हमारे जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।